आज हम अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है न्यूटन रिंग। आप अगर पास्ट पेपर में देखोगे ना तो ये टॉपिक आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर करना। अच्छा, इसका एक न्यूमेरिकल है जो कि पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसको भी कर लेना, वो भी मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको करा दूँगा। अच्छा चलो, सबसे पहले समझते हैं कि न्यूटन रिंग क्या होता है। उसके बाद मैं ब्राइट रिंग निकालना सिखाऊँगा, फिर डार्क रिंग और फिर न्यूमेरिकल करा दूँगा, तो बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा देखो भाई, होता क्या है, रिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है। ये न्यूटन ने परफॉर्म किया था ये एक्सपेरिमेंट, तो इसलिए इसको न्यूटन के नाम पे दिया गया है। इसमें रिंग बन रहे होते हैं तो इसीलिए इसे न्यूटन रिंग कहा जाता है। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा ना तो आपको क्या मिलेगी, डार्क कलर मिलेगा, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो ब्राइट रिंग मिलेगी। ब्राइट रिंग ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क रिंग ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया। वैसे तो डिस्टेंस बहुत कम होता है इनके दरमियान, तो कम डिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास, सेंटर में हमेशा डार्क होगा, उसके बाद ब्राइट आएगा, फिर डार्क रिंग आएगा, फिर एक और डार्क रिंग आ गया। ठीक है, फिर ब्राइट आएगा, फिर एक और डार्क आ गया। इसी तरह से बहुत सारे रिंग बनेंगे। अब ये रिंग बनते कैसे हैं, मैंने बता दिया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बन रहे हैं। अब इसके पीछे की हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसके पीछे का पूरा फिनोमिना देखते हैं ताकि हमें बात मज़ीद समझ में आ जाए। ये छोटी सी बात लिखी हुई है, इसको पढ़ लो, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि न्यूटन रिंग आर अ फिनोमिना, आर नहीं है, इज है। न्यूटन रिंग इज अ फिनोमिना इन फिजिक्स रिलेट टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो रही होती है। अब कैसे होती है ज़रा मैं दिखाता हूँ। समझो यहाँ पर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है कि लाइट सोर्स। ठीक है, लाइट सोर्स के सामने रखी है मैंने स्लिट। स्लिट क्यों रखी है, ताकि मेरे पास क्या हो सके, डायफ्रैक्शन हो सके। ठीक है, लाइट अपनी पोजीशन को चेंज कर सके। जब लाइट अपनी पाथ को चेंज करती है तो उसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। तो समझो डायफ्रैक्शन होगी तो इस तरह से आपके पास स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल वेव फ्रंट आएंगे। लेकिन हम स्पेरिकल वेव फ्रंट नहीं बनाएंगे, हम रेज बनाएंगे। तो ये आपकी रेज आ गई। ठीक है, ये आपकी रेज आ गई, थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं, ये आपकी रेज आ गई। ठीक है, अब ये रेज किस तरफ जा रही हैं, ये रेज एक मिरर की तरफ जा रही हैं। सामने एक मिरर रखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर लगा हुआ एक माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप की खासियत ये है कि ये एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। ठीक है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। अब ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से क्या मतलब है, इसको लेकर आप कहीं भी घूम सकते हो, नहीं भाई। ठीक है, माइक्रोस्कोप। अच्छा, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होता है जिसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात याद रखना, माइक्रोस्कोप की स्पेलिंग सही कर लो। ठीक है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलो ठीक है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, यानी इसे आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जहाँ पर आप अपनी लोकेशन पे रखना चाहो रख सकते हो। अच्छा, अब देखो, लाइट यहाँ से आई, पार्शियली रिफ्रैक्ट हुई, पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्रैक्ट का मतलब आगे चली जाना, रिफ्लेक्ट का मतलब लगकर ऊपर चली जाना, यानी वापस आ जाना। ठीक है, तो कुछ यहाँ से लगकर इधर गई, कुछ यहाँ से लगकर इधर गई, कुछ यहाँ से लगकर इधर गई, और कुछ जो है वो नीचे आ गई, कुछ जो है वो लाइट नीचे आ गई। अब नीचे रखा हुआ एक प्लामो कन्वेक्स लेंस। प्लामो कन्वेक्स लेंस कैसा क्या होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, नीचे रखा हुआ एक प्लामो कन्वेक्स लेंस। अच्छा, याद रखना, लाइट हमने यूज़ करी है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो, एक ही वेवलेंथ होगी, यानी एक ही कलर होगा, उसमें कोई रेंज नहीं होगी वेवलेंथ की, एक कलर वाली लाइट। ठीक है, तो देखो लाइट यहाँ से आई इस मिरर पर, जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। इस मिरर पर पार्शियली रिफ्लेक्शन हुई, पार्शियली रिफ्रैक्शन हुई, माइक्रोस्कोप में गई तो वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी, और नीचे प्लामो कन्वेक्स लेंस पे आके लगी। तो जहाँ प्लामो कन्वेक्स लेंस पे आके लगी ना, तो जहाँ पे सेंटर है, प्लामो कन्वेक्स लेंस का जहाँ पे सेंटर है, या प्लामो कन्वेक्स लेंस का जहाँ पे मिड पॉइंट है, या इसको मज़ीद बेहतर ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे स्लिट और जो ये आपके पास आपने एक मटेरियल रखा हुआ है बीच में, जहाँ पर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वहाँ पर आपको डार्क रिंग मिलेगी। उसके बाद फिर आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे आपको ब्राइट रिंग मिलेगी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो थिकनेस है उसे टी बोलते हैं। अब वहाँ पर तो ये बहुत छोटी सी डायग्राम बनी हुई है ना, अब इसको बड़ा करके मैं यहाँ बनाता हूँ। अब इसी चीज़ को बड़ा करके यहाँ बनाते हैं। ठीक है, यह आ गया आपका प्लामो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आ गया आपका प्लामो, और ये एक
ग्लास पे रखा हुआ है, ठीक है, समझ लो ग्लास पे रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो थिकनेस है वो टी है। इसमें कौन सी थिन फिल्म यूज़ होती है? वी यूज़ एयर थिन फिल्म, ठीक है। इसमें एयर एज अ फिल्म, यानी एयर एज अ थिन फिल्म के तौर पे काम करती है। पीछे हमने पढ़ा था ना थिन फिल्म क्या थी, वहाँ पर थिन फिल्म थी बबल के सोप की लेयर, लेकिन यहाँ पर एयर है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, ये आपके पास आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं ज़रा इसको सही से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको हमेशा ये बात याद रहे। ये हो गया आर, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है मैं बता देता हूँ। आर क्या है, सेंटर से लेकर कोने तक का डिस्टेंस आपके पास आर है, ठीक है। अच्छा, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया आर माइनस टी। अब थोड़ी नंबरिंग कर देते हैं, ये आगे भी जा रही है, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे रोक दिया, ये आगे भी जा रही होती है, ये लाइन आगे भी जा रही होती है। तो यहाँ ये ए हो गया आपके पास, ठीक है, ये ए हो गया, जहाँ पर ये वाली लाइन ऊपर वाली लाइन को कट कर रही है ये ओ हो गया, ये बी हो गया, समझो ये लाइन आगे भी कंटिन्यू है, ये सी हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात? सी यहाँ पे बनेगा, ये सी है, यहाँ पे सी आ गया, ये सी आ गया। अब देखो होता क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ सी योर कर्वेचर। देखो आपके पास एक स्पेरिकल जो है मिरर है या एक स्पेरिकल बॉल है, ग्लास बॉल है, इसका जो रेडियस होगा ना, इसका जो रेडियस होगा उसको बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस के लिए कैपिटल आर रहता है। अब इसी में से लेंस कटा है, कैसे कटा होगा, फॉर एग्जांपल समझो यहाँ से काट लिया मैंने लेंस को, ठीक है। अब देखो हम डायरेक्ट कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर डायरेक्ट नहीं बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है बिरयानी डायरेक्ट बन जाती है, सारे इंग्रेडिएंट वगैरह डालते हो तो बिरयानी निकल कर आती है ना, इसी तरह से यहाँ भी है। आपके पास होता है कि स्पेरिकल गिलास या स्पेरिकल मिरर होता है, ठीक है, लेकिन अगर वो मिरर वाला लेंस बना रहे हो तो इसलिए मिरर कह रहा हूँ। समझो आपके पास एक स्पेरिकल गिलास है, उस स्पेरिकल गिलास से आपने क्या किया, आपने ये काट लिया, तो ये कॉन्वेक्स लेंस, ये आपके पास प्लामो कॉन्वेक्स लेंस निकल कर आ गया, और उसको फिर आपने ऐसे रख दिया ऊपर। बात समझ आई? तो इसीलिए जो रेडियस था ना आपके पास ग्लास का, जो स्पेरिकल ग्लास का रेडियस था, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा, ठीक है, इसीलिए इसको आर कहते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने बता दी, समझ में आ गई। अब इसकी ज्योमेट्री पे मैं लिख दूंगा और अच्छी समझ में आ जाएगी। अब होता क्या है, देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लाइट आकर इस प्लामो कन्वेक्स लेंस पे लग रही है। प्लामो कन्वेक्स लेंस पे यहाँ पर गिलास और जो आपके पास प्लामो कन्वेक्स लेंस है इसके दरमियान गैप नहीं है, तो गैप ना होने की वजह से बीच में डार्क रिंग आ जाती है। लाइट पड़ ही नहीं पा रही, लाइट वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही, तो डार्क रिंग आएगी ना। अच्छा, अब जैसे जैसे आगे जाते जाते हो, देखो मैं आगे जा रहा हूँ, एयर की फिल्म बढ़ती जा रही है, याद रखना ये एयर की फिल्म है। तो जैसे जैसे एयर की फिल्म बढ़ेगी आपको डार्क और ब्राइट कंसिक्यूटिव मिलने लगेंगे। बुक में इसे रेड कलर करके दिया है उन्होंने, तो बात वहाँ भी अच्छी समझ में आ रही है। जैसे जैसे आगे जाते जाओगे ये फिनोमेना आपको मज़ीद अच्छा दिखता रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? इस तरह से ये रिंग निकल कर आपके पास आ गए। अच्छा, अब इसके पीछे की ज्योमेट्री देखो कि कब आपको जो है वो डार्क रिंग मिलेगा, कब आपको ब्राइट रिंग मिलेगा, ये भी तो हमने देखना है ना, इसके पीछे की ज्योमेट्री भी तो स्टडी करनी है ना। तो इसके पीछे की ज्योमेट्री स्टडी करते हैं, पहले ब्राइट रिंग को स्टडी करते हैं, डार्क रिंग उससे ही निकल आती है, ठीक है। अच्छा, अब ज्योमेट्री स्टडी करते हैं, ज्योमेट्री। अच्छा, ज्योमेट्री आपने एक चीज़ पढ़ी थी, याद होगी, हमने मैट्रिक में पढ़ी थी कि कॉर्ड, ये कॉर्ड है, मैंने अभी लेंस बनाया था ना, ये क्या है, एक सर्कल हो गया, समझ लो एक स्पेरिकल मिरर हो गया। अब सेंटर के अलावा अगर कोई मैं और लाइन मिलाता हूँ जो दो पॉइंट को जोड़ रही है सर्कमफेरेंस को, उसको क्या कहते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड क्या कहते हैं, कॉर्ड क्या होती है, देखो ये तो डायमीटर हो गया, जो लाइन सेंटर से गुजरेगी वो होगी डायमीटर, लेकिन डायमीटर के अलावा अगर कोई लाइन जो कि दो पॉइंट को मिला रही है सर्कमफेरेंस के, उसको कहते हैं कॉर्ड। तो यहाँ पर ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। अब थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक कॉर्ड है, ठीक है, अगर आपके पास एक कॉर्ड है और उस कॉर्ड के एक परपेंडिकुलर लाइन है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आपके पास कॉर्ड को कट करती भी जा रही है, देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये कॉर्ड को कट करती भी जा रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बराबर होगी रेडियस के स्क्वायर के, इस वाले रेडियस के स्क्वायर के। बात समझ में आ रही है? देखो ये थ्योरम है, मैं फिर कह रहा हूँ ये थ्योरम है। थ्योरम को
पूरा हमने एक्सप्लेन किया था पीछे, समझा था, तो यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर मैं वर्डिंग लिख देता हूँ ताकि आप बच्चों को याद रहे, और एज इट इज़ बुक वाली लिखता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। ज्योमेट्री थ्योरम, ठीक है, लिख लो ज्योमेट्री थ्योरम दैट द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट किस चीज़ का मैं बताता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स, लिख लो ये मेरे साथ साथ लिखो, इंटरसेप्ट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉट। अब देखो इंटरसेक्टिंग, ये देखो ये एक लाइन है, उस लाइन पे प्रोडक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रोडक्ट है, एक लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है, ठीक है। ये वाली क्या है, ए ओ, ये वाली लाइन ए ओ है, और ये वाली लाइन बी सी है। मैं भी पूरा बता रहा हूँ, बस ये मुझे लिखने दो, ठीक है। तो कॉड इज इक्वल फ्रॉम आर, ठीक है, आर स्क्वायर। अच्छा देखो वो कह ये रहे हैं कि अगर आपके पास एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड पर एक लाइन आ रही है, तो उस लाइन, ये जो आर है उस लाइन के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी इसके बराबर और इसके बराबर। फॉर एग्जांपल आर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए, या ए ओ कह लो, ए ओ मल्टीप्लाई बाय बी सी। समझ में आई बात? सॉरी ये ए ओ नहीं है, ए बी है, ये मैंने ए ओ लिख दिया गलती से, उसे ए बी है। समझ में आया कि इसके और इसके ए ओ ए बी और बी सी के प्रोडक्ट बराबर होगा आर के स्क्वायर के, क्योंकि हमें यहाँ आर ही निकालना है, इसलिए इस पर कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा ज़रा अब मेरी बात देखो, ए बी किसके बराबर है, आपको बात समझ में आ रही है? ए बी बराबर है आर टी के, ठीक है, आर टी के बराबर है। लेकिन ए ओ बराबर है आपके पास 2r माइनस, ये टी स्मॉल में लिखा हुआ होता है बहुत जगह पे, हमने यहाँ कैपिटल ले लिया है, इसको स्मॉल ले लो टी को, ठीक है, इस टी को स्मॉल ले लो, ठीक है। समझ में आ रही है कि ओ ए आपके पास बराबर है किसके, ओ ए आपके पास बराबर है, ओ ए आपके पास बराबर है 2r माइनस टी के। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं कि ओ ए की जगह ए बी को भी बराबर ले सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, ओ ए में जो डिफरेंस है, ओ ए में जो फ़र्क है वो हमने उसके साथ डाल दिया है कि 2r माइनस टी है। तो ए बी भी हमारे पास बराबर हो जाएगा, हेयर मैं ऊपर लिख चुका हूँ, हेयर ए बी भी हमारे पास बराबर हो जाएगा 2r माइनस टी के। यहाँ पुट करो तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r माइनस टी। एक बात बताऊँ मैं, पहले ये डेरिवेशन कराई जाती थी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, उस वक्त आसान होती थी। अभी बुक में आपके इन्होंने कर दी है इस थ्योरम से, कॉट के थ्योरम से, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि पाइथागोरस तो पढ़ते रहते हो। और पाइथागोरस क्यों लगता है, क्योंकि तो कोई एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए पाइथागोरस भी लग सकता है। लेकिन मैंने वो वाली नहीं कराई आपको, क्योंकि वो आसान तो थी लेकिन वो बुक में नहीं थी, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए उसको रहने दिया। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा मेरी आदत जाएगी नहीं हाथ से मिटाने वाली, डस्टर है फिर भी हाथ से रिमूव कर। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको ज़रा सॉल्व कर लो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r टी माइनस टी स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये वैसे ही 0 पॉइंट में होगा, तो 0 पॉइंट को जब स्क्वायर करोगे वो मज़ीद छोटा हो जाएगा। तो टी स्क्वायर नेगलेक्ट कर दो, नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी आएगी टी स्क्वायर की। टी की वैल्यू तो बड़ी होगी लेकिन टी स्क्वायर की वैल्यू छोटी होगी, इसलिए ख़त्म कर दिया। छोटी वैल्यू है हटा दो। फॉर एग्जांपल आपके पास कितने हैं, 10.00001 रुपीज़ है, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि मेरे पास इतने हैं, आप जस्ट ये कहोगे मेरे पास 10 रुपीज़ है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये है आपका टी स्क्वायर, इसलिए हटा दिया। पुट करते हैं इधर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r टी, ठीक है। अच्छा तो ये 2r टी आ गया आपके पास। अब यहाँ पर ना बात ख़त्म हुई है ना यहाँ पर रुकी है, अब यहाँ से हमें आगे जाना है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, इसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ, यहाँ से ब्लैक पेन से करते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, आपने थिन फिल्म के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन पड़ी थी? थिन फिल्म कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो थिन फिल्म के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि 2nt इज इक्वल टू m+1/2 लैम्डा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने थिन फिल्म एक्सपेरिमेंट या थिन फिल्म जो है वो पढ़ लिया होगा, तो आपको ये बात पता होगी कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ठीक है। तो इसको हम अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ एयर की फिल्म है, वहाँ पर एक बबल सोप था, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 रख के सॉल्व करेंगे, एयर के लिए कर रहे हैं ना, एयर के लिए तो n1 होता है ना, तो इसलिए 1 रख दिया। तो 2t इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर आप रुकोगे नहीं, यहाँ पर आप मज़ीद आगे चलोगे। अच्छा, तो 2t तो आ गया। अब देखो एक मेरी बात सुनो, आपको ज़ीरो ऑर्डर चाहिए तो m की वैल्यू 0, फर्स्ट ऑर्डर चाहिए तो m की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्डर चाहिए तो m की वैल्यू 2, इस तरह रख के हम कैलकुलेट करते हैं ना। तो जैसे मेरे को m की वैल्यू 0 रख दी, यानी फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, 2t इज इक्वल टू 1/2 लैम्डा आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर यहाँ 1 रख दूँ, m इक्वल टू 1, तो 2t इज इक्वल टू, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 t लैम्डा। तो देखो ये क्या हो गया, 2 और 3/2 लैम्डा। अब एक चीज़ आपने नोट करी है कि आप m में क्या कर रहे हो, एक प्लस करे जा रहे हो, एक प्लस कर रहे हो, तो यानी m में आप एक कर रहे हो प्लस, तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये n के बराबर होगा। समझ में आई बात, इसे हमने n के बराबर ले लिया, ठीक है। 1 को उधर ले जाओ, तो 1 को उस तरफ ले जाओ, तो ये हो गया आपका n, एक मिनट रुको ज़रा, m इज इक्वल टू n-1, बात समझ आ रही है, n-1 आ गया आपका। अच्छा, अब इस n-1 को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, बल्कि ये वाले में पुट कर दो, ये आपकी इक्वेशन 1 है, पुट इन इक्वेशन 1। मुझे पता है एक चीज़ में आपको डाउट हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें समझ में आ गई, बस ये जो मैं m की वैल्यू 0, m की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, इसकी वजह बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। m की वैल्यू 0 यानी डार्क फ्रिंज, बीच में तो डार्क ही मिल रही है ना, तो m वहाँ तो डार्क है ही है, तो वहाँ तो कंस्ट्रक्टिव मिलेगा ही नहीं, वहाँ तो डिस्ट्रक्टिव ही मिलेगा, हमें तो कंस्ट्रक्टिव चाहिए। तो यानी इसका मतलब है कि m की वैल्यू 0 नहीं रख सकता मैं, m की वैल्यू मुझे 1 रखनी पड़ेगी। देखो m की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो भाई वहाँ 0 रखने से डार्क ही आएगा, डार्क नहीं मिल, आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा ब्राइट चाहिए, तो आपने इसमें 1 प्लस करना होगा। जब 1 प्लस करोगे तो ये चीज़ मिलेगी, तो इसीलिए हमेशा 1 प्लस करते रहेंगे m में, तो 1 प्लस करने की वजह से हमें ब्राइट मिलता रहेगा। अगर हम m रखेंगे तो डार्क मिलता रहेगा, इसीलिए हम 1 को ऐड कर रहे हैं। अब समझ आई ना, चलो समझ गए ना। अब देखो ये बात बहुत ज़बरदस्त अंदर की बता दी है मैंने, बहुत कॉन्फिडेंशियल बात बता दी है आपको, इसको याद रखना। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, तो 2t इज इक्वल टू n-1 प्लस 1/2 लैम्डा, 2t इक्वल टू, इसको ज़रा एलसीएम करो, n, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -2 प्लस 1 यानी -1 -1/2। कैलकुलेटर से भी करके देख लो, वैसे भी आप अच्छी माशाल्लाह से आप बड़े लेवल पर हो तो आप लोग ये कर लोगे। अच्छा, ये पढ़ लिया था हमने। अच्छा, कॉन्सेंट्रिक का मतलब बता देता हूँ। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि सेंटर सेम रहना, जितने भी सर्कल बन रहे हैं उन सब के लिए सेंटर क्या है, ये डार्क पॉइंट है ना, तो यानी कॉन्सेंट्रिक। जब भी बोला जाए कॉन्सेंट्रिक, इसका मतलब है बहुत सारे सर्कल हैं लेकिन सबका सेंटर सेम है, समझ रहे हो। देखो ये सर्कल सबसे बाहर वाला है, लास्ट ये वाला, लेकिन सबका सेंटर ये आ रहा है, तो इसलिए कॉन्सेंट्रिक। अच्छा चलो, ये हो गया, आगे चलते हैं। अब मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको ना अच्छे से अच्छा समझा दूँ। अच्छा, अब देखो हमारा क्या आ रहा है, इस 2t को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 तो हम इसे कह चुके हैं, तो इसे इक्वेशन नंबर a कह लेते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 2t, t पुट करें, तो देखो ये 2 है तो आपके पास, ऐसे कर लो ना, r² इज इक्वल टू, r को इधर कर लो 2t। अब ये 2t किसके बराबर है, इसके बराबर है, पुट कर दो। थोड़ा सा चलो आ जाएगा क्योंकि अब तो छोटा सा ही है, तो r² आपके पास बराबर हो गया r² आपके पास बराबर हो गया r और 2t के। 2t किसके बराबर है, वहाँ लिखा हुआ है देखो, r² बराबर है n माइनस 1/2 लैम्डा। ज़रा मेरी बात सुनो, स्क्वायर नहीं चाहिए बच्चों, स्क्वायर रूट लगा दो, तो r इज इक्वल टू r n माइनस 1/2 लैम्डा, दिस इज आवर इक्वेशन। अब n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगा, डार्क,
लेकिन 1 ऐड कर दोगे तो ब्राइट आता रहेगा, क्योंकि आप एक आगे चले गए हो। मैंने बताया ना m की वैल्यू 0, लेकिन 1 ऐड करने से ब्राइट वाला आ जाएगा, फिर 1 ऐड करते रहो, इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, अब डार्क भी तो चाहिए, डार्क रिंग। तो डार्क रिंग के लिए जस्ट वही रहेगा आपके पास, क्या पढ़ा था आपने पीछे कॉन्सेप्ट कि 2t इज इक्वल टू एम लेमडा। आपको पता है m की वैल्यू जैसे जैसे रख रहे हो, 0 रख रहे हो तो डार्क मिल रहा है, इस तरह आता रहेगा। तो ऊपर यहाँ पे पुट कर दो फिर इक्वेशन। हमने वर्डिंग नहीं लिखी, हम यहाँ वर्डिंग लिख लेते हैं, बल्कि हमने यहाँ पूरा वो खुद ही लिख लिया था ना, तो मसला थोड़ी ना। अच्छा, अब देखो इसको पुट करो, पुट 2t इन इक्वेशन ए। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि सर ये डायरेक्ट कहाँ से आ गया। देखो, थिन फिल्म पढ़ा था, उसके अंदर डार्क रिंग निकालने के, डार्क इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो वहाँ से लिखा है, ये लिख देता हूँ, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो अब मैंने इसको पुट कर दिया इक्वेशन ए में, इक्वेशन ए ये रही। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, आर को फिर दोबारा लिख लो पहले, आर 2t। 2t किसके बराबर आया, एम लेमडा के। तो एम लेमडा स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर रूट लगा लो, आर इज इक्वल टू होल रेडिकल एम लेमडा आर। देखो सेटिंग करा दी बस, और कुछ नहीं किया। एम को पहले लिख दिया, लेमडा को पहले लिख दिया, आर को आखिर में लिख दिया। ये थी आपके पास न्यूटन रिंग। अब मैंने अच्छा समझाया, देखो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। अब यही चीज़ वर्डिंग में भी लिखी हुई है, उसको भी देख सकते हो। वैसे ये समझ लिया होगा तो मुझे नहीं लगता उसको ज़रूरत पड़ेगी देखने की, ठीक है। चलो ये तो काम हो गया। अब आ जाओ जल्दी से, कहाँ रह गए आप लोग, न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। तो चलो अब न्यूमेरिकल को कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट आपने डेटा समझना है, गिवन डेटा टू फाइंड। देखें कहते हैं क्या है, कहने वाले इन अ न्यूटन रिंग, यानी ये न्यूटन रिंग का न्यूमेरिकल है, बात क्लियर हो गई। एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द 16 ब्राइट रिंग। देखो 16 ब्राइट रिंग का क्या मतलब है, ये एक रिंग हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इसी तरह से 16 बनेंगे। बोर्ड पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग उसको अज्यूम कर लो अपने पास, ठीक है। समझो ये आपके पास 16 वाला बन रहा है, ये 16 वाला बन रहा है, 16 वाला रिंग बन रहा है। अच्छा, ये तो डार्क है, इसके अंदर होगा ब्राइट, ठीक है। तो 16 रिंग है आपके पास, तो यानी आपकी वैल्यू क्या आ गई, एम की 16 आ गई। 16 आ गई। अच्छा, इसका डायमीटर उन्होंने आपको गिवन किया, वॉज फाउंड टू बी 0.653 सेंटीमीटर एंड। अच्छा, डायमीटर क्या है इसका, अब डिफरेंस करना पड़ेगा, तो डी 16 लिख देना, ताकि पता चले कि ये डायमीटर ऑफ 16 रिंग है। आगे और रिंग की भी बात होगी, तो 0.653 सेंटीमीटर। अच्छा, कन्वर्जन में सिर्फ सिखा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं। अब देखो डायमीटर को मुझे रेडियस में लाना है, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूले में रेडियस था, डायमीटर नहीं था। याद होगा फॉर्मूला, देखो अभी तो लिखा था, आर इज इक्वल टू होल रेडिकल आर एन माइनस 1/2 लेमडा, ठीक है, ये था। अच्छा, तो आर चाहिए मुझे बेसिकली, तो आर कैसे निकालूंगा मैं, अगर मैं डी को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आर आ जाता है। अब इसे भी 16 कहते हैं, आर 16। तो ज़रा कर लो डिवाइड, तो 0.653 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू आ रही है 0.326565। अच्छा, अब ये सेंटीमीटर में है, मुझे आंसर मीटर में निकालना है, तो जस्ट 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो जो आंसर आया उसको डिवाइड भी करते हैं। 0.3265 डिवाइडेड बाय 100, राइट, 0.00326 मीटर। ये तो जस्ट आपका एक काम हुआ है।
अभी आपके पास और काम भी है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं आपको, आगे चलते हैं, आगे कहते हैं एंड डेट ऑफ फिफ्थ ब्राइट रिंग। अच्छा, पांचवी ब्राइट रिंग है। अच्छा, दोनों ब्राइट हैं, ये ज़रा दिमाग में रखिएगा। हाँ, दोनों ब्राइट हैं, क्योंकि एक ब्राइट और एक डार्क हुआ तो मसला हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिफ्थ ब्राइट रिंग इज, अच्छा आर की वैल्यू या एम की वैल्यू यहाँ दे दी आपको 5। अच्छा, अब ये भी डायमीटर दिया हुआ है आपको फिफ्थ ब्राइट रिंग का, जो कि है 0.346 सेंटीमीटर। जस्ट अगेन इसको डिवाइड करा दो 2 से, तो ये आ गया आपके पास R5। ठीक है, ये आपका R5 आ जाएगा। इसको डिवाइड कराओ 2 से, 0.346 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है 0.173 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे मीटर चाहिए तो मैं इसे 100 से अगेन डिवाइड कराऊंगा। जब भी मैं कह रहा था ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो 0.00173 मीटर आ रहा है। चाहो तो साइंटिफिक नोटेशन में भी कर सकते हो। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे कहते हैं इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन है। ये पहली बार हुआ है कि यहाँ भी गिवन डेटा बन रहा है 100 सेंटीमीटर। अब मुझे मीटर में चाहिए तो जस्ट 100 से डिवाइड कराऊंगा, 100 to 100 कैंसिल, R इज इक्वल टू जस्ट 1 मीटर है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करनी है, अब हमें अपनी कैलकुलेशन को आगे लेके चलना है। अच्छा, अब हमें पता करना है वेवलेंथ पता करनी है। ठीक है, वेवलेंथ की कैलकुलेशन करनी है। अच्छा देखो, वेवलेंथ कैसे निकलेगी, यहाँ पर इन्होंने आगे क्या कहा है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। आपने वेवलेंथ ऑफ लाइट पता करनी है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। यहाँ पे कोई डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट के ज़रिए से आपकी वेवलेंथ को निकाला जाएगा। अच्छा देखो, वेवलेंथ पहले तो देख लो यहाँ वेवलेंथ बनती कैसे। ये डार्क रिंग है और समझो ये ब्राइट रिंग है, तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ आपके पास बन रही होगी। ठीक है, अब देखो ये निकालूंगा मैं कैसे। पहले तो ब्राइट रिंग के लिए मुझे फार्मूला बताओ। ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट रिंग। ब्राइट रिंग के लिए फार्मूला बताओ। ब्राइट रिंग का क्या फार्मूला पढ़ा था हमने, R इज इक्वल टू होल रेडिकल RN-1/2 लेमडा, है ना। लेकिन देखो एक बात मेरी ज़रा ध्यान रखना कि यहाँ पर ना मसला क्या है, यहाँ पर हमें ये n नहीं पता, n हमें नहीं पता। ठीक है, एक बात मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि हमें इसे r रख के सॉल्व करेंगे मुश्किल हो जाएगी, तो हम इसे r स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ताकि ये चीज़ हमारी विदाउट स्क्वायर रूट हो जाए। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो RN-1/2 लेमडा। ये तो ब्राइट के लिए हो गया। डार्क रिंग का फॉर्मूला क्या है, डार्क रिंग का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू होल रेडिकल RM लेमडा, या M लेमडा R, जो बेहतर लगे। इसको भी स्क्वायर लगा दो, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू RM लेमडा। अब यहाँ पर आपकी देखो वेवलेंथ कैसे निकलेगी। वेवलेंथ निकालने के लिए आपने, अच्छा देखो फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करो। ये 16 के लिए है, ये 5 के लिए है। मतलब ये 16 रेडियस के लिए है, ये 5 रेडियस के लिए। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ये रेडियस इन्होंने ब्राइट कहा हुआ था। देखो ब्राइट रख के सॉल्व करने से नहीं निकलेगा, डार्क रखना पड़ेगा, इसलिए इसको जो है ना डार्क कर दिया है। ठीक है, तो ये 16 हो गया, ये 5 हो गया। बात यहाँ तो क्लियर हो गई। तो R16 माइनस R5 होगा, समझ रहे हो मेरी बात। R16 माइनस R5 होगा। अच्छा, अब इन दोनों को हमने करना होगा माइनस फॉर वेवलेंथ, LENGHT वेवलेंथ। तो इन दोनों को हमने करना होगा माइनस, तो हम करेंगे R16 का स्क्वायर माइनस R5 का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा बराबर किसके होगा, बराबर होगा R16 क्या है,
R16 है आपके पास R n-1/2 लैम्डा और उसके बाद माइनस आर एम लैम्डा। अच्छा, अब जस्ट कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकल रहा है? लैम्डा कॉमन निकल रहा है। देखो इधर भी लैम्डा है, वेवलेंथ इधर भी वेवलेंथ है, उधर भी वेवलेंथ ही रहेगी। तो आपके पास क्या आ गया? R16 स्क्वायर माइनस R5 R16 स्क्वायर R5 स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, इसको बाहर निकालो तो R ऐसे लिख लो, पहले लैम्डा को बाहर निकाल लो फिर ऐसे लिख लो। फिर आपके पास क्या रही है? ये रही है आपके पास R n-1/2 और माइनस, अच्छा देखो R दोनों जगह है तो ये वाला R भी कॉमन निकल आएगा, ठीक है, ये वाला R भी कॉमन आ गया। अच्छा उसके बाद R भी कॉमन आ गया, लैम्डा भी कॉमन आ गया, R भी कॉमन आ गया, लैम्डा भी कॉमन आ गया, क्या बच गया? n-1/2 और माइनस m। समझ गए मेरी बात? सिंपल है, ठीक है, बस थोड़ा सा इसको समझ लेना, बाकी तो बात क्लियर है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा लैम्डा चाहिए ना, बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाओ, तो लैम्डा को इधर ही रख लो। लैम्डा को, बल्कि मैं ऐसे करूँगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, ऐसे कर लेते हैं। देखो R ये एज इट इज़ रहा, ठीक है, यहाँ पर लैम्डा रह गया बस, बाकी सारी चीज़ उस तरफ चली गई। ये R आ गया आपका और अंदर क्या आ गया? n-1/2 और m। अच्छा जस्ट थोड़ा सा सेट करा के लिख देते हैं, R16 का स्क्वायर माइनस R5 का स्क्वायर R, अब वैल्यूज़ पुट कर दो, n-1/2 माइनस m। ये फार्मूला आखिर में ड्राइव आया वेवलेंथ का। अब जस्ट वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा देखो R16 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? रेडियस 0.00326 का स्क्वायर माइनस, अच्छा अब R5 की वैल्यू क्या निकाली थी? ये रही। स्क्वायर ज़रूर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्क्वायर लेना, इसके बगैर तो काम नहीं होगा। अच्छा 0.00173, ठीक है। R की वैल्यू तो 1 निकाली थी, देखो ये रही R की वैल्यू 1 है। अच्छा उसके बाद n क्या गिवन था? 16 और फिर 1 और 5। अब तो मुझे लगता है कैलकुलेट हो जाएगा स्क्वायर लगा, चलो एक साथ कैलकुलेट कर देते हैं, पूरे को एक साथ रख के कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, पेपर में भी कर सकते हो। देखो 0.00326 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0.00, देखो आप लोग ना बुक में इन्होंने ऐसे लिख के दिया हुआ है 0.00173, तो ये सब बच्चों को पता है कि 1.73 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि देखो पॉइंट शिफ्ट हो रहा है 1 2 3, सही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सर ये तो उस तरह लिखा हुआ है, आपने इस तरह लिख दिया, एक ही बात है, वो मुझे थोड़ा ये आसान लगा तो मैंने ऐसे लिख लिया, आप चाहो वैसे लिख लो। अच्छा देखो एक हमसे गलती हो रही है कि यहाँ पर ये 1/2 है, बस अब सही है। चलो डिनोमिनेटर में 16 माइनस 1/2 माइनस 5, सॉरी 5, तो ये आपका आंसर है। अब देखो ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आओ, तो आपका आंसर आ रहा है 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ लिख देता हूँ 7.271 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर। अब मीटर में क्यों आ रहा है ये? क्योंकि हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया था उसी वक्त, अब कर तो लिया, चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक आ रहा है। लेकिन सर बुक में तो ऐसा नहीं आ रहा, बुक में फ़र्क है, बुक में राउंड ऑफ किया गया है। आओ ज़रा राउंड ऑफ सिखाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताओ इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ला सकता हूँ या नहीं ला सकता हूँ? जी सर ला सकते हैं। तो जब मैं पॉइंट को उधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी यहाँ पर 3 को ऐड करना है, लेकिन आप छोटे नंबर को बड़ा बना रहे हो तो इसलिए नेगेटिव में ऐड होगा। तो ये हो गया आपके पास 7271। थोड़ा सा मैं फिर बता दूं आप बच्चों को, ज़रा मेरी बात सुनो। देखो पॉइंट यहाँ है, जी सर यहाँ है, मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 ऐसे कर लो, 1 2 3। अब छोटे नंबर को बड़ा बनाया है तो यानी नेगेटिव में ऐड होगा, यानी माइनस लगाना पड़ेगा वहाँ। तो ये हो गया 7 - 3, ठीक है। अभी बुक जैसा बना देता हूँ, टेंशन नहीं लो। अच्छा अब राउंड ऑफ की टेक्निक लगाओ ज़रा।
ये 1 तो एज इट इज़ ख़त्म हो गया। 7 3 यही है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, यही है जवाब। लॉजिक भी दिया जी सर दिया। अच्छा अब हमारा ना 0 2 कम आ रहा है, उसकी वजह ये है कि पीछे और नंबर थे हमने कम रखे थे तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो 0 यहाँ पे खुद से लगा लो ठीक है, क्योंकि देखो वो 1 तो कैरी हो गया ना, तो उसकी जगह 0 हो गया ना। अच्छा मतलब आगे चला गया ना। तो आई होप समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा मुश्किल था न्यूमेरिकल, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट 1-2 बातें याद रखनी है, बाकी तो क्लियर है, क्लैरिटी है सारी की सारी। तो आई होप बात समझ में आई होगी। यहीं तक रखते हैं, कुछ ना आया हो तो पूछ लेना, बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में